जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर दीपक खुराना। मैं आ रहा हूं वास्तु कृष्णा के अपने शो पे आजाद हिंद रेडियो के ऊपर 90.0 एफएम पे। नमस्कार, आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम और हमारे साथ बैठे हुए हैं मेरठ के सबसे मशहूर डॉक्टर जो कि दिल का इलाज करते हैं, सुभारती और लोकप्रिय के डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक खुराना जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्रिया। मैं डॉक्टर दीपक खुराना हूं और मैं हार्ट का शल्य चिकित्सक हूं। और मैं औसतन जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनकी बाईपास ऑपरेशंस के मरीज बहुत आते हैं हमारे पास। वैल्व सर्जरीज के पेशेंट्स आते हैं, जो हार्ट के अंदर हमारे वैल्व्स रहते हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम बदलते हैं या रिपेयर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हार्ट में से मेन नाड़ी निकलती है और जो हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें जिस तरह के विकार आ जाते हैं उनको हम अपनी भाषा में आयोटा कहते हैं। उस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज करते हैं हम। इसके अलावा बाकी हम फेफड़ों का भी हमारी स्पेशलिटी में ही आता है और हम उसकी भी जो विकार होते हैं उनके ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब दिल की बातें तो सर हम यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने कहाँ से पढ़ाई की और आप कहाँ से हैं। हमारे दर्शक और श्रोता भी ये जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मूलतः तो दिल्ली का निवासी हूँ, पर मैंने अपनी शिक्षा के लिए पूरे, मैं कह सकता हूँ, हमारे भारतवर्ष में और विश्व के कई अच्छे उच्च कोटि के संस्थानों में अपना प्रशिक्षण पाया है जी। मैंने अपना MBBS बड़ौदा से किया है, उसके बाद MS किया बड़ौदा से। अच्छा। और मैं कुछ उसके तत्पश्चात मैं फिर संजय गांधी PGI लखनऊ में कार्यरत रहा। फिर मैंने कानपुर से अपना MCH करके और हार्ट स्पेशलिटी के अंदर मैंने अपनी उच्च स्नातक की जी डिग्री प्राप्त करी है। क्या बात है। और आज सुभारती और लोकप्रिय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है जी कि मेरे को मेरठ के निवासियों का और इसके आजू बाजू के क्षेत्र के लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है जी। और सुभारती में और लोकप्रिय में दोनों ही जगहों पर सबसे ज़्यादा मरीज आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उच्च स्तरीय इलाज तो मिलता ही मिलता है। अब क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, हम आज दिल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं तो मैं बीमारियों के बारे में तो जानूंगा ही जानूंगा, लेकिन एक बात पर्सनली भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो दिल का दर्द होता है, जो दिमाग से जाता है, ये जो दिल टूटने की समस्या होती है, क्या वाकई में उससे दिल में कोई परेशानी होती है या हमें बस ऐसा लगता ही है वो परेशानी दिमाग में है? चक्कर क्या है? यही तो सबसे बड़ा चक्कर है जी। कभी कभी मैं खुद से भी विचार करता हूँ कि दिल दिमाग को कंट्रोल करता है या दिमाग दिल को कंट्रोल करता है। पर इतना हमें समझना जरूर है कि दोनों के दोनों अंग मिलकर हमारी बॉडी को नियंत्रित रखते हैं। अगर शरीर के अंदर का सिस्टम सारा दिल कंट्रोल करता है तो दिमाग बाहर से आने वाली सारी हर तरह के तनाव को, स्ट्रेस को, परेशानियों को झेलता है और डेफिनेटली उसका असर दिल के ऊपर होता ही होता है। जैसे कि लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है उसके बाद, और कई बार ब्लॉकेजेस आती हैं। वो जब खान पान के अलावा भी हम किस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, किस तरह की मानसिकता से गुजरते हैं, उस सब का भी हमारे शरीर के अंगों पे असर पड़ता ही पड़ता है। तो क्या वाकई में इस तरह के तेल, घी से हमारे दिल पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, घी, तेल तो खुद में एक चीज़ है। हमें ये समझना है सबसे पहले, क्या जो हम खा रहे हैं क्या हम उसको पचाने की क्षमता रखते हैं? अच्छा। हम जब पहले के लोगों से, अपने दादा परदादा से हम जब इसको चीज़ को कंपेयर करते हैं कि वो लोग कुछ भी खाते थे और वो कुछ भी उसके हिसाब से वो काम ऐसे करते थे कि उसको पचाने की क्षमता रखते थे। वो लोग प्रकृति के नज़दीक थे। हम लोग जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम बड़े बड़े शहरों में जीते हैं और एक बड़ा फिक्स्ड लाइफ का पैटर्न करते हैं। अब जब हमारे पहले वाले बुजुर्ग थे, वो दिन में जितना चलते थे, जितना श्रम करते थे, हम ज़्यादातर आजकल अपना समय कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप्स के आगे गुजारते हैं। और उसके अलावा भी हम निजी जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन जितना तनाव झेलते हैं, उससे हमारे खान पान की, पाचन की शक्ति के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए नुकसानदायक तो वो होता ही है। पर क्या हम ये समझते हैं? फिर भी मेरा मानना यह है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, निजी तौर से मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से तेल की इंडस्ट्री ने तेल को ब्रांडिंग करके एक लोगों के अंदर ये बात की धारणा बिठा दी कि आपके लिए तेल अच्छा है, घी नहीं,
तो मेरे ख्याल से हमारे जितने आज की डेट में प्राकृतिक कॉरपोरेशंस हैं, वो आज की डेट में जब घी का विज्ञापन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि घी किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करने से नुकसान हो सकता है, पर एक सही मात्रा में हर चीज़ का अपना लाभ निश्चित है। सही मात्रा में अगर सही उसको मात्रा खाया में उसका खाया जाए और उसके साथ अपना जीवन शैली को एक्टिव रखा जाए, तो वो निश्चित ही लाभदायक रहती है। एक और समस्या सर उभर कर सामने आती है। आजकल कम उम्र में ही हार्ट अटैक की समस्या देखने के लिए मिलती है। पहले ये होता था कि किसी को ज़्यादा परेशानी है, कोई टेंशन ज़्यादा लेता है। तो हार्ट अटैक के बारे में बताएं कि कम उम्र में आजकल हार्ट अटैक क्यों आ जाता है और किन लोगों को संभावना ज़्यादा रहती है हार्ट अटैक आने की? ये आपने बहुत ही अच्छा और आज के ज़माने के, आज के वक्त के संदर्भ में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जो इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहते हैं कि मेरी उम्र कम है, मैं जिस तरह की जीवन शैली जी रहा हूँ, क्या मेरे इस कारण से कोई अकस्मात मेरे ऊपर, शरीर के ऊपर आघात होने का या मृत्यु का भय तो लगभग सभी को ही मैं कहूँगा कि सताता है। जी। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये कि कुछ असर, कुछ प्रॉब्लम सब लोगों के ऊपर कोविड के बाद ज़रूर उसका असर पड़ा है। किस अंग के ऊपर इसका असर दिखाई दे रहा है या आने वाले समय में दिखाई दे सकता है, ये निश्चित रूप से इस टाइम पे उसकी भविष्यवाणी करना अनुचित होगा। पर फिर भी हम लोगों को जब इस चीज़ का हम प्रचलन देख रहे हैं, हमें ये समझ आ रहा है कि इस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा खुद के प्रति, खुद के स्वास्थ्य के प्रति, खुद के दिल के प्रति, खुद के दिमाग के प्रति सतर्क होना अनिवार्य है। मैं अपने श्रोताओं से, जो लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं या भविष्य में भी सुनेंगे, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि खुद की जीवन शैली में थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा खाने की नियमितता और जहाँ तक संभव हो सके अनुचित स्वास्थ्य, अनुचित चिंता से, अनुचित स्ट्रेस से दूर रहें। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, चिंता चिता समान। चिता समान होती है। सर, तो चिंता करने से सीधे तौर पर दिल को फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम लाखों लोग सुनते हैं और गांव देहात में भी बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग या माता बहनें बहुत सारी सुनती हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज या जो हार्ट से संबंधित बहुत सारे टेस्ट कई बार डॉक्टर्स बताते हैं या उन्हें करवाने पड़ते हैं, जैसे ECG हुआ या ईको हुआ। इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि दिल के कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से आमतौर पर दिल की समस्या आने पर किसी भी व्यक्ति को ज़रूर करा लेनी चाहिए। ज़रूर, ये आपने जो लोगों के लिए प्राथमिक उपचार के दृष्टिकोण से जो आपने ये सवाल पूछा है, इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि किसी भी हमारे पेशेंट के अंदर खून की कमी तो नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे को हीमोग्लोबिन चेक कराना, खून के अंदर खून कितना है वो चेक कराना जरूरी है। अच्छा। वो सब चीज़ ठीक होने पर हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे क्या किसी पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, कि मान लिया उसको आज हार्ट संबंधित प्रॉब्लम नहीं भी है तो भविष्य में आने से उसकी संभावना बढ़ सकती है। शुगर का अपना नियमित रूप से जांच और चेक कराना चाहिए। आम लोगों की धारणा है कि 40-50 के बाद अगर शुगर हुई तो ठीक है, और अगर उम्र 70-75 हो गई तो उसके बाद फिर शुगर नहीं हुई तो नहीं होगी। अच्छा। ऐसा नहीं है। शुगर किसी भी उम्र के अंदर हो सकती है। किसके पैंक्रियाज के अंदर कब तकलीफ आए और इंसुलिन बनना कम हो जाए और शुगर की संभावना और शुगर की बीमारी सामने आ सकती है। ये कभी भी हो सकता है। ये कभी भी हो सकता है। और आमतौर से ये लोगों को तब पता लगता है जब उनको पेशाब ज्यादा आने लगता है, कोई चोट लग जाती है, घाव नहीं भर रहा, तो उससे शुगर होने का संदेह बढ़ता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर नियमित रूप से रक्तचाप बढ़ा रहता है, उन पेशेंट्स के अंदर हार्ट के ऊपर शीघ्र या लेट समय कैसे भी करके प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। जिनका बीपी ज्यादातर हाई रहता है। हाँ, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादातर हाई रहता है, जिनका बीपी ज्यादा हाई रहता है, उन लोगों को कई बार खुद को भी आभास नहीं होता। उनको ये लगता है मेरा माथा भारी है, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, मेरा स्वभाव खराब हो गया, मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं परेशान रहता हूँ। ये सारे बीपी बढ़े हुए के लक्षण हैं। अच्छा। और इन सब से दिल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ दिल के ऊपर ही नहीं पड़ता, मैं तो ये कहूँगा अपेक्षा किडनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है। ये इस तरह की बीमारियां हैं जिनका हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। तो इनकी जांच कराना जरूरी है। अब अगर इसके आगे भी लगे कि नहीं, किसी मरीज के अगर छाती में दर्द हो ही रहा है, आमतौर से यह दर्द बाईं ओर पाया जाता है, जो कि जबड़े की तरफ भी आ सकता है और हमारी बाईं बाह में भी जाता है। अच्छा।
और ये तो उसके बड़े खास और टिपिकल लक्षण हैं। इसके अलावा भी अगर थोड़ा पीठ में भी दर्द जा रहा है छाती की तरफ में, तो भी हमको अपना ईसीजी करा के और उसके आगे इको टेस्ट करा के, टीएमटी की जांच करा के निश्चिंत कर लेना चाहिए खुद को कि हमारे को कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। आम तौर से धारणा रहती है कि गैस की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम किसी को हो कोई बात नहीं, पर अगर गैस की प्रॉब्लम के पीछे दिल का हार्ट अटैक आ रहा हो, तो वो तो बहुत दुर्घटना वाली परिस्थिति हो जाती है। जी, अगर सर किसी को ऐसी समस्या लगे कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो ऐसे में सबसे पहले उसको कौन सा वो उपचार कर लेना चाहिए कि कहीं अगर ये हार्ट अटैक ही हुआ तो क्या इसकी कोई विधि है, कोई तरीका है बचाव का? जी, बचाव का तरीका ये है कि आम तौर से हमारे आज की डेट के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी हमारे दूरग्रस्त एरिया हैं, शहर के आसपास, तो आम तौर से आपको औषधि उपचार केमिस्ट मिल जाते हैं। तो हमारे लिए एक गोली आती है जिसको हम जीभ के नीचे रखते हैं, उसको सॉर्बिट्रेट की गोली कहते हैं। अच्छा। और एस्प्रिन की गोली या डिस्प्रिन जो पहले हम लोग सर दर्द के लिए खाया करते थे, कुछ भी और ना मिलने पर वो डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट मुंह के नीचे रख लेने से काफी राहत मिलेगी। और जैसे आपको लगे कि उस दवाई से राहत आ गई है, तो आप मान के चलो कि हार्ट का अटैक आ रहा था। अच्छा। इससे ज्यादा और कुछ उपचार करने से बेहतर है कि निजी में, नजदीक में जो भी कोई डॉक्टर हो या कोई जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई भी कर्मचारी हो, तो उससे जाके संपर्क किया जाए। देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सांस और दिल दोनों प्रकृति ने बिल्कुल साथ साथ एक ही जगह हमारी छाती के अंदर रखे हैं, तो लाजमी सी बात है कि उनका आपस में बिल्कुल चोली दामन का साथ है। जी। तो जितना भी हम सांस लेते हैं, सारा शरीर का पूरा खून उस हमारे फेफड़ों के अंदर से घूम के वापस फिर सप्लाई के लिए तैयार होता है। उसी से ऑक्सीजन का संचार होता है पूरे शरीर के अंदर। अगर सांस की किसी को समस्या है तो उसमें दो लक्षण होते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा से निकालते हैं वो बढ़ सकता है। दोनों ही परिस्थिति में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो भी हमारे बाकी अंगों को नुकसान होगा, दिल को भी नुकसान होगा उसी तरीके से। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो दिल के अंदर भी ऑक्सीजन कम जाएगा और उसके ऊपर भी असर आएगा। तो सांस की या फेफड़े की जो बीमारी होती है वो दिल के ऊपर हमेशा असर डालती है। और अगर हमारा दिल फैल जाए या दिल के अंदर वैल्व की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब के अंदर हमारे फेफड़ों के ऊपर भी जो अंदर जो खून का दौरा हो रहा होता है उसके ऊपर असर पड़ता है। और जब असर पड़ता है तो फेफड़ों पे भी असर जाता है उस चीज का, और ये एक दोनों को एक दूसरे को खराब करते रहते हैं। फिर इसलिए जल्द उपचार करके इस समस्या को जितनी जल्दी रोका जाए उतना अच्छा रहता है। लेकिन ज्यादा जो परिवारों में आजकल ये देखा जाता है, चिंता या स्ट्रेस, तनाव लगातार बढ़ रहा है और युवाओं में भी दिल टूटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, दिल टूटने पर संबंध दिमाग से ज्यादा होता है या दिल से ज्यादा होता है, और क्या दिल टूटने पर हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि हम जब इलाज करते हैं जी, तो दिल जहनी तौर पे अगर टूटा हो तो उसका इलाज तो जहनी तौर पे ही किया जा सकता है। और अब किसका दिल कितनी बेदर्दी से तोड़ा है ये तो वही बता सकता है जिसने दिल लगाया था। पर हम लोग दिल के अंदर जब कोई स्ट्रक्चरल या उसकी इमारत में या उसके अंदर के वायरिंग में जो प्रॉब्लम आती है या उसके चलन के अंदर जो वाल्व्स की प्रॉब्लम आती है, हम उसका इलाज किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आज की डेट में आधुनिक जो सुविधाएं, जो उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, हम लगभग हर चीज़ का वो टैकल करने के लिए या उसको संभालने के लिए सक्षम है। बनिस्बत के बस मरीज हमारे पे समय पे आ जाए और अपने घरेलू उपचार और अपने मित्रों की और अपने संबंधियों की सलाह से अपनी तबीयत को और खराब ना करता रहे। तो शुरू में मैंने अनुभव किया, कई बार हम लोगों का जब एंजियोग्राफी हो जाती है और हमारे पास आते हैं लोग और हम उनको सलाह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो कई बार मरीज इस चीज को कबूल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अपने विचारों में इसको सहमति नहीं दे पाते कि उनको इतनी बीमारी हो गई है कि उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। तो फिर उसमें ऑपरेशन के नाम से हर कोई डरता है। और चाहे मैं एक शल्य चिकित्सक होने के नाते ये कहूँगा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपको बचाने का यही एक मार्ग है। जब आपको लगता है कि कोई इमारत
ढह सकती है, गिर सकती है, तो उसके बाजू में उसके नीचे नींव मजबूत करके उसके बाजू में एक पिलर और खड़ा करके उसको तभी किया जा सकता है। जी। अब ऐसी परिस्थिति में मैंने 1-2 बार मेरे साथ हुआ, एक पेशेंट ने आके मेरे को मना कर दिया कि हम नहीं कराएँगे, और उन्होंने जाकर कहीं जाकर किसी हमारे बाबा के पास, किसी के पास कुछ भी तरीके का अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, मैं कह सकता हूँ कि अनाप-शनाप इलाज कराया। वही मरीज़ 3 साल के बाद जब दोबारा हमारे पास आया कि अब इतनी तकलीफ़ बढ़ गई है कि अब सोया नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता, बैठा नहीं जा सकता। और 3 साल के अंदर उस पेशेंट ने ना करते भी 20-22 किलो वज़न गिरा दिया, क्योंकि शरीर का वज़न ही नहीं ले पा रहा था उसका हार्ट। जब उनका दिल इतना ज़ोर नहीं ले पा रहा था। फिर उन हालात परिस्थिति में जो पहले एक आसान ऑपरेशन था जिसका कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ होता, दोबारा ऑपरेशन करने पे मेरे को खुद को ये लगता है कि उतना लाभ ना उस मरीज को मिला होगा, और डॉक्टर के लिए भी उसको ठीक करने में बहुत कठिनाई आई। हमारे को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि वो पेशेंट का हार्ट ठीक हो के वो ठीक होके घर जा सके। हार्ट का जो पंपिंग का जो प्रेशर होता है, जो कि आम तौर से 55 से 60% होता है, जब इलाज ऐसे लेट हो जाता है तो हार्ट को जो नुकसान हो रहा होता है, दिल पे जो नुकसान हो रहा होता है, तो आम तौर से पेशेंट फिर हमारे पास ऐसी परिस्थिति में आते हैं जबकि उनके पंपिंग की कैपेसिटी 25 से 30% रह जाती है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन के बाद कुछ लाभ जरूर होता है, पर जहाँ पर आप उसको अगर संभावना देखो कि जब नॉर्मल चल रहा था 55-60%, उससे तो डेफिनेटली उसकी क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता, उसके शरीर को संचालन करने की खुद की क्षमता, वो सब कम हुई हुई होती है। अच्छा, यानी हमको पहले से ही थोड़ा सजग रहना चाहिए। जी जी। हम लोग अपनी गाड़ियों का ध्यान तो रखते हैं, अपने घरों की पुताई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब खुद के ध्यान रखने की बारी आती है तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग लापरवाही कर जाते हैं और उसको बहुत टाल जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। गलत बात है जी। अगला सवाल तो डॉक्टर साहब ये है कि दिल में छेद होने के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। दिल में छेद, तो दिल में छेद का क्या मतलब होता है? क्या वाकई में कोई छेद होता है या कोई बीमारी का नाम है? चक्कर क्या है इसका? आसान भाषा में समझें। जी, दिल में जो छेद की हम आम भाषा में बात करते हैं, ये एक जन्म से ही दिल के अंदर हमारे एक डिफेक्ट रह जाता है। एक इस तरह से, जिस तरह से हमारे दिल के चारों चैम्बर्स आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में एक प्रकृति ने झिर्री दी होती है। कई बार वो झिर्री पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, जिसकी वजह से दिल में छेद हो सकता है। ऊपर के चैम्बर्स में हो सकता है, नीचे के चैम्बर में भी हो सकता है। तो इसको हम ASD कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या VSD कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इससे जो हमारे दाईं तरफ का खून है वो बाईं तरफ जाने लग जाता है, बनिस्बत इसके कि वो शरीर के अंदर जाए। अच्छा। तो शरीर के, हार्ट के अंदर ये चक्रव्यूह चालू हो जाता है, जिसकी वजह से दिल के छेद को हमेशा एक गंभीर समस्या माना जाता है। और अक्सर कई बार इसमें बच्चे काफ़ी विकास कर जाते हैं, 10-15 साल के हो जाते हैं, तब तक भी मालूम नहीं पड़ता। और जब भी इसका मालूम पड़े, इसका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका इलाज करना चाहिए। आज के टाइम में इसका ऑपरेशन से भी इलाज हो सकता है, और हम आजकल इसको कैथ लैब में भी ले जाकर उसके अंदर भी हम एक छल्ला डाल के भी इसको इलाज कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, यानी इसको भी सीरियस लेना चाहिए। क्या आम इंसान इस बात कोई ऐसे उदाहरण है, कोई ऐसे लक्षण है जिनसे वो समझ सके कि शायद दिल में छेद वाली समस्या हो सकती है? मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि हार्ट, हमारा दिल और हमारे फेफड़े आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब खून का दौरा दाईं तरफ से बाईं तरफ जाने लगेगा, तो उस समय जो प्रेशर है हमारे फेफड़ों के ऊपर वो बढ़ने लगेगा। जी। तो जब खून का दौरा फेफड़ों के अंदर ज्यादा होने लगेगा, तो उस वजह से पेशेंट को औसतन सांस लेने में दिक्कत होती है। एक तो ये उदाहरण हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसके फेफड़ों के अंदर बार बार रह के इन्फेक्शन होता है। ये दो ऐसे लक्षण हैं जिनसे वो समझ सकते हैं कि इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। सर, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी काम की जानकारी हमारे श्रोताओं के दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते कोई संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जीवन के अंदर तनाव आएंगे जाएंगे, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, जीवन अपना खुश होकर जिए, स्वस्थ जिए और मस्त जिए।